हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं पंकज। देखिए, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल का नाम सर्च करके हमारे चैनल को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको अगर कोई अच्छा सा चैनल का नाम सजेस्ट कर सकते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम अपने हिसाब से जैसा भी सर्च करके रखेंगे वो तो रखेंगे ही, और आपके लिए डेली हम इम्पॉर्टेंट वीडियोस या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आते रहेंगे। तो जितनी भी हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इस समय ऑनलाइन पढ़ाई ही आपका एक ज़रिया बची हुई है जिसको आप आगे तक ले जा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यूपी पीसीएस का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें आपके जो लगभग एग्ज़ाम जो हैं अगले मंथ से यानी कि जुलाई से शुरू हो जाएंगे। सारे एग्ज़ाम जुलाई से शुरू होकर लगभग दिसंबर तक सारे एग्ज़ाम मोस्टली कंप्लीट किए जाएंगे। जो भी आपका है, चाहे यूपी पीसीएस प्री हो, फिर चाहे आपका आरओ हो, समीक्षा अधिकारी हो, इस टाइप के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं वो आपके लगभग दिसंबर से जनवरी तक आपके कंप्लीट किए जाने वाले हैं। तो आपकी प्रिपरेशन लगभग आपकी 100% तो होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको करंट अफेयर के थ्रू और जितनी भी पॉलिटी है, हिस्ट्री है और आपकी इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर किए हैं। एनसीईआरटी होगी तो एनसीईआरटी एक तरीके से ये मान के चल सकते हैं हम, जो सिलेबस लेके चल रहे हैं वो यूपीएससी का सिलेबस लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मेनली हम यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें किसी भी स्टूडेंट्स को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है, क्या इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी किसे पढ़नी चाहिए और कहाँ पढ़नी चाहिए। बहुत सारी लोग बताएंगे ज्योग्राफी की सी लियोंग की बुक आती है या फिर कोई और बुक आती है, तो बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन मोस्टली टॉपर्स के अगर आप सुनेंगे तो टॉपर्स बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें भी एनसीईआरटी में भी सारा कुछ नहीं पढ़ना होता है। एनसीईआरटी बहुत वास्ट सिलेबस है, उसमें भी आपको क्या पढ़ना है वो आपको मेन देखना होता है। उसमें भी वो बोलते हैं आपके 11th और 12th के जो बुक्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के लिए तो मेनली हम वही आपको पहले कवर कराएंगे। बाकी बची हुई सिलेबस में आपके एमसीक्यूज या फिर अदर बुक्स भी कंप्लीट कराएंगे। फिर आपका आता है आर्ट एंड कल्चर या पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की हो जाएगी। रमेश सिंह की जो अर्थशास्त्र की बुक है यानी कि इकोनॉमी की जो बुक है रमेश सिंह की हो जाएगी। और भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो यहाँ पे सारी कवर की जाने वाली है। ठीक है, ये सारा मटेरियल आपको फ्री में मिलने वाला है। तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया था कि हमारे पास एक लॉ आ गया था 1919 का। ठीक है, जिसमें हमें ये भरोसा दिलाया गया था अंग्रेजों की तरफ से ही कि जो भी हमारे पास जैसे ही ये युद्ध ख़त्म होगा, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू चल रहा था, तब अंग्रेजों ने हमें ये भरोसा दिलाया था कि जैसे ही युद्ध ख़त्म होगा हम आपके लिए एक संविधान संस्था की स्थापना कर देंगे या एक संविधान जो है आपके लिए लेके आएंगे। तो उसके बाद ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, लगभग 1919 में ये बात हुई थी कि संविधान लेके आया जाएगा और एक लोक सेवा आयोग को भी गठित किया गया, जिसमें जो भी यूपी मतलब सिविल सर्विसेज होंगे उनको इंडियंस ही रिक्रूट करेंगे, मतलब इंडिया के लोगों को सिविल सर्विसेज बनाया जाएगा। ठीक है, इस पर ये बात शुरू हो गई और उनमें सिविल सर्विसेज रिक्रूट होने शुरू हो गए। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसी ड्यूरेशन में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति भी होनी शुरू हो गई। महालेखा जैसे होते हैं ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी तरह से 1919 के जो ड्राफ्ट था उसमें महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी अधिकार मिल गया। इस बात को आपको याद रखना है। और 1919 में ही, ठीक है, 1919 की ही हम ये बात बोल रहे हैं आपसे, 1919 की ही बात है ये। 1919 में क्या हुआ था, इस अधिनियम में जो केंद्रीय बजट था, ठीक है, उसको राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। यानी सेंट्रल का जो बजट था उसको ऑब्लिक यानी कि जो भी आपका स्टेट बजट था उसको अलग कर दिया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। और किस ड्यूरेशन में बजट अलग किया गया था ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो जो बजट था इसमें अलग किया गया था, याद रखना है, सेंट्रल का अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, और स्टेट का अलग कर दिया गया 1919 में। ठीक है, और इसी ड्यूरेशन में यानी 1990s का जो ड्राफ्ट आया था उसी में प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट आपका जो निर्वाचन यानी कि जो काउंसलिंग होनी थी उसमें ही आपके जो संपत्ति और कर का अधिकार भी बनाया गया।
आपको सिर्फ सिंपल से वर्ड में याद रखना है कि संपत्ति और कर का जो आधार बनाया गया, यानी कि कोई भी काउंसलिंग में वोटिंग कैसे करेगा, इसके लिए वोट करने की जो प्रोसीजर है, पहले क्या था, कोई प्रोसीजर नहीं था, 18 ईयर की कोई एज नहीं थी। इसमें संपत्ति का एक ब्यौरा दिया गया। हाँ, जिसके पास, जैसे राजा जो लोग थे, यानी कि उनके पास ज़्यादा संपत्ति थी, या जो साहूकार थे या जो जमींदार थे, वही वोट कर सकते थे। तो 1990s के ड्यूरेशन में याद रखना है आपको, जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होगी या ज़्यादा जो कर देगा वही वोट कर सकेगा, ठीक है, वो निर्वाचन में भाग ले सकेगा। इसका मीन्स ये है, 1990s की बात चल रही है। उसके बाद क्या हुआ, जब इससे भी हम मतलब उस समय के नेहरू जी या कांग्रेस के लीडर्स इससे सहमत नहीं हुए, ठीक है, इस चीज़ों से सहमत नहीं हुए, तो उन्होंने फिर से अपनी डिमांड उठाई और फिर आया साइमन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन, क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से बनते रहते हैं। इसमें भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से पढ़ेंगे तो सारा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होंगे वो आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब 1919 में प्रावधान करा दिया गया तो उसके 10 वर्ष पश्चात, यानी ठीक 20 सालों बाद, यानी कि 1990s के बाद देखें तो 1990s के बाद अगर हम 10 वर्षों में आ जाएंगे तो 1929 पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी समय में 1929 में क्या हुआ, एक आपका आयोग गठित किया गया, बोला कि आयोग गठित किया जाएगा। 1919 में वो आ गया, लेकिन उससे कोई संतुष्टि हुई नहीं, तो उन्होंने बोल दिया, अंग्रेजों के लीडर ने बोल दिया, यानी कि उस समय के गवर्नर जनरल ने बोला कि आपके ठीक 10 सालों के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, एक आयोग गठित किया जाएगा और वो आयोग क्या करेगा, आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए रिकमेंडेशंस देगा, ठीक है। आपका जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए और क्या क्या उसकी खूबियाँ या क्या क्या आप उसमें चाहते हैं, ये बताया गया। लेकिन इससे पहले ही हमारे यहाँ पे कई सारे आंदोलन हुए, 1919 का हुआ, 1923 का हुआ, 1927 का हुआ। उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, 1927 में अंग्रेज़ों ने एक कमीशन बना के भेजा ये सर्च करने के लिए, जाओ जाके चेक करके आओ कि इंडिया में कैसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। साइमन कमीशन जो बेसिकली आया था, याद रखना, ये सिर्फ चेक करने आया था, ठीक है। ये अपने एक पत्र तो लाया था, वो अलग बात है, ये सिर्फ चेक करने आया था कि इंडिया में कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या इंडिया में सच में कोई कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है अभी, क्या इंडिया को आज़ादी देनी चाहिए, क्या इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो लोग हैं वो किसे चुनना चाहिए, ठीक है। इस सभी के बारे में जानकारी लेने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया था, आपको ये बात याद रखना है। देखिए, इन नवंबर 1927 इटसेल्फ, यानी 2 ईयर बिफोर द शेड्यूल, यानी कि 2 साल, 1929 बताया गया था, ठीक है, उससे 2 साल पहले ही यहाँ पे आ गया साइमन कमीशन सर्च करने के लिए कि आयोग तो गठित किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन इट इज़ कंफर्टेबल, यानी कि ये जरूरी भी है या नहीं है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर्स स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। देखिए, यहाँ पे 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई, स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई, ठीक है। और उसके जो चेयरमैन थे वो बनाए गए जॉन साइमन। अब इनको रिपोर्ट क्या देनी थी, ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके अंडर, यानी कि वो कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके अंडर में, इसके अंडर रिपोर्ट देनी थी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश एंड हैंस। इसके बाद अच्छा बहुत सारे लोग विरोध क्यों करने लगे साइमन कमीशन का। अब देखिए, जैसे जो इन्होंने 1919 में बना के लाए थे, तो उस पर ही पहले बात तो हम लोग राजी नहीं थे कि आप ये ना वापस कीजिए, हमें तो फुल्ली आज़ादी चाहिए, हम तो फुल आज़ाद मतलब चाहते हैं, सॉवरेन चाहते हैं, कोई हम पे जवाब ना करे, ठीक है। तो फिर क्या बोले, अंग्रेज बोले रुक जाओ, आपके लिए 1929 में एक आयोग गठित कर देंगे, वो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे देगा। लेकिन उससे पहले बोले ठीक है, जो भी हमने अभी 1919 में हम आपके लिए लेके आए हैं उसको आप मैनेज करो, ठीक है, उसको मैनेज करो। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे वीडियो में जाके देखिएगा। तो बोले 1919 में देखो, जो भी हमने आपको दिया है वो आप प्रॉपर्ली पहले उसको शेड्यूल करो, उसे लागू करो। जब लागू किया तो अब बोले कि जाओ 1927 में भेज दिया साइमन कमीशन को कि जाओ चेक करके आओ, जो भी हमने 1919 की जो भी हमने कमीशन भेजे थे, जो भी रिकमेंडेशंस भेजे थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अंग्रेज सारे थे, यानी कि जो भी इस आयोग के मेंबर्स थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, यानी ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिशर्स थे तो इंडियंस को ये लगा, ठीक है, लगना भी चाहिए
बिकॉज सारे ब्रिटिशर्स हैं तो ये इंडिया के हित में कोई काम करेंगे ही नहीं। ये तो सीधे सीधे मना कर देंगे कि इंडिया में सारे काम अच्छे हो ही नहीं रहे हैं और यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है ही नहीं, यानी कि वो तो यही चाहेंगे कि अभी और राज किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से साइमन कमीशन का विरोध करने लगे। लोग ये सोचने लगे, और सोचना सही भी था, कि साइमन कमीशन यहाँ पे आएगा, आने के बाद यहाँ की देख रेख भले ही अच्छी हो या ख़राब हो, जो भी यहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट किए गए हैं वो चाहे अच्छे से लागू हो या ना लागू हो, ये हमेशा ही वहाँ पे गलत बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 एंड रिकमेंडेड द एवोल्यूशन ऑफ डायरची, extension of responsible government in provinces, establishment of Federation of British India and princely states, continuation of communal electorate and so on। इसने कई सारी रिकमेंडेशंस दी। इसने क्या रिकमेंडेशन दिया? जो डायरची है उसको ख़त्म किया जाए, जो गवर्नमेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, यानी कि अंग्रेज जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उसको और लंबा किया जाए। ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराने की। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश, यानी कि जो भी ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पे उनको फेडरेशन की ज़रूरत है, उनके लिए यहाँ पे नए नए संस्थान खोली जाए ताकि यहाँ पे वो अपना डेवलपमेंट कर पाए। प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट अंडर द, यहाँ पे देखिए अंडर द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जो भी ब्रिटिश इंडिया के अंडर है उनमें ही केवल बात की जा रही है। फिर है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, और जो यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको बढ़ाया जाए, और भी कई सारी रिकमेंडेशंस दी। यानी कि सीधे सीधे बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस दी जो इंडिया के हित में नहीं थी, और सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया कि अभी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इंडिया ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए जो आपके लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। इस साइमन कमीशन को, ठीक है, इस साइमन कमीशन को इंडियंस ने वाइट या श्वेत आयोग बोला था, वाइट कमीशन। वाइट कमीशन क्यों बोला था? बिकॉज इसमें सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। इसे श्वेत कमीशन भी बोला, याद रखिएगा, इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं। श्वेत कमीशन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जा सकता है श्वेत कमीशन क्या है, या वर्ड आ गया कहीं श्वेत कमीशन। ठीक है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें सिर्फ पॉइंट देके आपसे पूरा ब्रीफ निकलवा सकती है, तो इसका मतलब है श्वेत कमीशन आपका क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या था, आपको जैसे बता दिया मैंने, किसी भी भारतीय को आयोग में शामिल नहीं किया गया, इसका बहुत विरोध हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, यानी कि जो मद्रास अधिवेशन चल रहा था 1927, जिसके अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस में एक कांग्रेस मद्रास, ये देखिए जो वाइट कमीशन था या साइमन कमीशन, इसने पूरे ऑल इंडिया में गया। ऑल इंडिया का मतलब जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्जा था, जैसे मद्रास हो गया और आपका कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है, इन पोर्शन में उसको जाके रिकमेंडेशंस यानी कि कलेक्ट करनी थी और बाद में वो उस रिकमेंडेशन देता। अब क्या हुआ, तो रिकमेंडेशंस जैसे ये घूम रहा था, यानी श्वेत कमीशन यानी साइमन कमीशन जब ये घूम रहा था, तो फिर इसका विरोध होने लगा और कई सारी सभाएं होने लगी। तो उसी सभा में एक मद्रास अधिवेशन का नाम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन ये आपका हुआ था 1927। ठीक है, उसी ड्यूरेशन में जिस समय साइमन कमीशन आया। अब साइमन कमीशन आया, मद्रास अधिवेशन के चेयरमैन कौन थे या इसके अध्यक्ष बोल सकते हैं, M.N. अंसारी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, M.N. अंसारी। ये की पॉइंट है जो इसमें नहीं दे रखे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब कहाँ से मिलेगा? आपको स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री से मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम जो बुक है वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए ये पॉलिटी है, तो पॉलिटी में जहाँ पे भी की पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो वहाँ से आपको लिए जाएंगे, वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये बात यहाँ तक पहुँच गई। अब इसमें आयोग का पूर्ण बहिष्कार किया गया। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग मुंबई पहुँचा, इसमें याद रखिएगा मुंबई कब पहुँचा? 30 जनवरी। ठीक है, सॉरी 3 फरवरी 1928।
1928 को ये पहुंच गया मुंबई। कहाँ पहुंच गया? मुंबई। फिर उसके बाद एक डेट आपको याद रखनी है, 30 जून 1930। 1930 को ये कहाँ पहुंच गया? अपनी रिपोर्ट इसने पब्लिश कर दी। ठीक है, फाइनली ये इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी 30 जून 1930। अब इसके पीछे की थोड़ी कहानी सुनिए आप। इसमें क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत कर दी, उस समय के जो सचिव थे, ठीक है, उस समय के सचिव थे लॉर्ड वर्कन हेड, याद रखिएगा। और ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले जितने भी नेता थे उन सभी को यानी कि गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जितने भी नेता थे उन सभी को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और जिससे फिर उसके बाद ऐसा गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उस ड्यूरेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति, 10 सदस्य, जो याद रखना, नेहरू समिति का गठन किया गया, जिसमें 10 सदस्य थे। ये सिर्फ आपको पॉइंट वाइज मैं आपको बोल रहा हूँ, इसे आप सुनिए ध्यान से। इसमें नेहरू समिति का गठन किया गया जिसमें 10 सदस्य थे। और इस समिति ने 10 अगस्त 1928 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जिससे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नेहरू रिपोर्ट है, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करें तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? ये आपका 1928 में। क्यों हुई? इन अपोजिशन टू साइमन कमीशन, ठीक है। और इसमें क्या क्या हुआ, इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? जैसे पूर्ण स्वराज होना चाहिए, पूरा उत्तरदायी शासन इंडियंस के हाथों में होना चाहिए, जो भी प्रोविंसेस हैं या भी प्रांतीय जो भी कॉलोनीज हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र कर दी जाए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, देसी रियासतें भी जितनी भी हैं, ठीक है, उनके केंद्र को अधीन में लाया जाए, यानी कि अलग अलग कोई भी प्रोविंस नहीं रहेगी, उन सभी को सेंट्रलाइज किया जाए, सेंट्रल में लाया जाए, उन सभी का एक कमांड होना चाहिए। और जितनी भी निर्वाचन प्रणाली है, जो आपकी निर्वाचन प्रणाली है कि जितना ज़्यादा लोग कर देंगे या जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी समाप्ति की जाए और सभी को मौलिक अधिकार दिए जाए। ठीक है, क्या क्या है? पूर्ण स्वराज हो, उत्तरदायी शासन दिया जाए इंडियंस को, स्वतंत्रता हो यानी जितने प्रोविंस हो सभी स्वतंत्र किए जाएं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, देसी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए और निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए और सभी को मौलिक अधिकार दिए जाए। ठीक है, ये आपके की पॉइंट थे, आपको याद रखना है। अब नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना जी सामने खड़े हो गए आके। भैया जिन्ना जी बोले अब तुम ऐसा कर रहे हो तो हम जाएंगे नहीं। क्यों? जिन्ना चाहते थे अपना अलग स्टेट, अब नेहरू चाहते थे कि भाई सभी, अभी देखो ना मैंने एक वर्ड बोला कि देसी रियासतों को सेंट्रलाइज किया जाए, मतलब एक ही चीज उसको सबको कंट्रोल करे। अब जिन्ना चाहते थे कि नहीं, सबको कैसे कंट्रोल करेगा, यानी कि जिन्ना के अकॉर्डिंग पाकिस्तान अलग होना चाहिए। तो जिन्ना के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश कर दी। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, जिन्ना अपनी मांग पे अड़े रहे, नहीं हमें तो अलग प्रोविंस चाहिए। तो उन्होंने जिन्ना ने 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश कर दी। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन में 1930 में, ठीक है, 1930 में आपने क्या याद रखना है, 1930 में फर्स्ट गोलमेज आपको याद रखना है कि भाई फर्स्ट गोलमेज। अब ये गोलमेज क्यों कहा गया? ठीक है, गोलमेज का मतलब क्या था? गोल का मतलब है ए राउंड सर्कल, ठीक है, इसे सर्कल टेबल भी बोलते हैं। सर्कल टेबल जिसमें एक साइड में क्या होगा, ब्रिटिशर्स होंगे, ब्रिटिशर्स, एक साइड में जिन्ना होंगे भाई साहब, जिन्ना भाई साहब, तीसरी साइड में आपके जो भी कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, कांग्रेस के लीडर हैं, चौथी साइड में आप मान सकते हैं जो भी आपके इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस हैं, यानी कि प्रिवी काउंसिल्स हैं या फिर जो भी आपकी देसी रियासतें हैं वो बैठेंगी, बाकी जो भी बचे हुए लोग हैं वो बैठेंगे। तो इस तरह से एक गोल
बनेगा जो सबको सामने हमने देख सकते हैं, इसीलिए इसे गोल मेज बोला गया। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। गोल मेज। अब याद रखिएगा गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? 1929 में क्या हुआ, भाई साहब जिन्ना बड़े दुखी हो गए और जिन्ना जी ने क्या किया, जिन्ना ने 23 सूत्रीय मांग, सॉरी 29 सूत्रीय मांग है, 29 मांग ऐसे समझ लीजिए, 29 मांगे की। अब इसके रिगार्डिंग 1930 में फर्स्ट गोल मेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, फर्स्ट गोल मेज हुआ। अब गोल मेज में गया कौन कौन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गोल मेज में कौन कौन गया, आपके जिन्ना जी गए थे बिल्कुल। ठीक है, आपके जो कांग्रेस के नेता थे वो नहीं जा पाए, यानी कि कुछ जो प्रोविंसेस हैं वो तो गए। ठीक है, जो भी देसी रियासतें थीं या फिर अदर लोग थे वो तो गए, जैसे SC ST थे या जो माइनॉरिटीज़ के लोग शासक थे या फिर जो माइनॉरिटीज़ के लीडर थे वो तो गए थे। यानी कि इसमें जिन्ना गए, बाकी लोग गए, डॉक्टर अंबेडकर गए। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए और बाकी जो इम्पोर्टेंट लीडर थे ऑफ कांग्रेस, ठीक है, इम्पोर्टेंट लीडर थे कांग्रेस के, वो नहीं जा पाए और वो गए ही नहीं, पहले जाने की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, वो गए ही नहीं। अब इसको क्या किया गया, इसमें कोई बात बनी ही नहीं, और इसमें कोई बात नहीं बनी तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। जब गोलमेज सम्मेलन आएगा तो उस ब्रीफली उस डिस्क्रिप्शन बताएंगे, पूरा अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अभी हमारा ये मेनली चल रहा है जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट बता दें। फिर दूसरा आया 1931 में, और 1932 में तीसरा आया। ठीक है, 1930 में पहला, 31 में दूसरा, 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये बुलाए गए। अब इसमें संवैधानिक विचार होने थे, विचारों का आदान प्रदान करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर क्या हुआ, इसी को देखते हुए 4 अगस्त 1935, ठीक है, 32 तो आ गया, फिर 33, 34, 35 पे आ गया। फिर इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, 4 अगस्त 1935, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1935। इसमें क्या हुआ, 4 अगस्त 1935 में आप ध्यान देखिएगा, इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो लिए गए, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल डिसीजंस टेकन इन द एक्ट 1935। बिकॉज आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पॉइंट लिए गए हैं यानी अडॉप्ट किए गए हैं वो हमारे जो 1935 का एक्ट है, इंडियन 1935 एक्ट, वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 से ली गई है। ठीक है, आपके जो भी जजेस की प्रोसीजर वो भी 1935 से ली गई है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1935 से लिए गए। तो 1935 आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्या क्या चीज़ें इस पे 1935 में आपकी ली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, दे रखा है इन अगस्त 1932 रामसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, जब क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन तीनों समाप्त हो गए, उसके बाद माइनॉरिटीज़ के लिए एक स्कीम लाने की एक घोषणा की, विच कैम टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड। याद रखना है इसको बोला गया कम्युनल अवार्ड टू द माइनॉरिटीज़। द अवार्ड नॉट ओनली कॉन्टिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, इसने क्या किया, कॉन्टिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, बट आल्सो एक्सटेंडेड इट टू डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट। अभी तक हम देखे थे कि जो हमारे पास सिस्टम था जिसमें जो वोटिंग का सिस्टम था, इलेक्टोरेट का सिस्टम था, दो इलेक्टोरेट अलग अलग होते थे। मुस्लिम के इलेक्टोरेट अलग वोट होते थे, सिख अलग, इंडियन क्रिश्चियन अलग, एंग्लो इंडियन अलग, यूरोपियन अलग। अब इसमें एक और वोट जोड़ दिया गया, यानी कि अलग इलेक्टोरेट बना दिया गया, वो था शेड्यूल क्लास का। ठीक है, अब गांधी जी बड़े दुखी, हम वो चाहते थे कि सारा देश एक हो जाए, लेकिन अंग्रेज तोड़ने पर तुले हुए बेचारे, यानी गांधी जी वॉज डिट्रेस्ड ओवर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू ड्रेस्ड क्लास एंड अंडरटुक फास्ट अनटू द डेथ ऑफ यरवदा जेल।
अब देखिए क्या हुआ, इसको सुनकर बड़े दुखी हो गए। अब ये जो शेड्यूल कास्ट थे 1930 में, ठीक है, 1932 में आपको बताया मैंने गोलमेज सम्मेलन लास्ट हुआ, थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब इसमें कौन गए थे, B.R. अम्बेडकर। अब वहाँ पे ये एक अम्बेडकर, ठीक है, वहाँ पे ये क्या बना के आए, वहाँ पे ये जो अंग्रेज़ थे उनसे बातचीत हाथ मिला के आए, वहीं से इनको दी गई थी ये कॉमनवेल्थ अवार्ड की एक स्कीम, ठीक है, इनके लिए अलग से इलेक्टोरेट बनाया जाएगा। अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर माइनॉरिटीज़ के लीडर थे, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लीडर थे, क्योंकि B.R. अम्बेडकर खुद एक शेड्यूल कास्ट से आते हैं। अब 1932 में ऐसा हुआ, लेकिन अब बड़े दुखी हो गए गांधी जी ने बोला हम तो चाहते थे एक देश, लेकिन ये तो टूट रहा है। अब अब क्या हुआ, वो बैठ गए अमरण अनशन पे, यानी कि अब मर जाएंगे, अब उठेंगे नहीं, यरबदा जेल के अंदर ही, ठीक है, उस समय वो यरबदा जेल में बंद थे, यरबदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए, यानी कि अब कुछ भी हो जाए अब तो हम मर के रहेंगे, या तो पहले इस कम्युनल अवार्ड स्कीम को वापस लो, वरना फिर हम मर ही जाएंगे। अब बड़े दुखी हो गए भाई, ये अच्छी चीज़ थी शेड्यूल कास्ट वालों के लिए, लेकिन बेकार लगी गांधी जी को। अब गांधी जी बैठ गए। अब कौन आए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आए, और यरबदा जेल में, ठीक है, पूना में है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात रखना, पूना में है। और 1932 में पूना पैक्ट हो गया। 1932 में गांधी जी से, ठीक है, गांधी जी और कौन कौन था, गांधी जी थे और B.R. अम्बेडकर। गांधी वर्सेस अम्बेडकर, B.R. लिख दें कि वो समझ जाओगे, ठीक है, B.R. जी, यानी कि अम्बेडकर जी आए और गांधी जी आए, इन लोगों ने बातचीत की। अब भाई गांधी जी झुक गए, सॉरी अम्बेडकर जी झुक गए, ठीक है, और उन्होंने गांधी जी की शर्तें मान ली, कहा ठीक है हम ये आपका जो प्रिवेंसेस है, यानी कि जो भी स्कीम है कम्युनल अवार्ड को हटा देंगे, और जो भी आपका अलग इलेक्टोरेट है उसको बंद कर देंगे, लेकिन आपको भी कुछ रिकमेंडेशंस माननी होंगी। कि वो क्या रिकमेंडेशंस होंगी, यानी कि जो भी हमारे पास कम्युनिटीज़ है, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको आप ऊंचा दर्जा देंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसी ड्यूरेशन में गांधी जी के बीच में और B.R. अम्बेडकर यानी अम्बेडकर जी के बीच में 1932 में ही क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। याद रखिएगा, पूना पैक्ट बोला जाता है इसको, बिकॉज गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में जो पैक्ट हुआ था ये जेल के अंदर ही हुआ था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि उस समय यरवदा जेल में थे गांधी जी, और उस समय ये पूना पैक्ट मान लिया गया। फिर उसके बाद 1935 में फिर से अंग्रेज़ों ने क्या बनाया, एक कमीशन बैठाया। कमीशन के अंडर एक एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। अब इसमें क्या क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट। द एक्ट मार्क्ड अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड अ completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही कहलाया जो भी अभी तक आया था, सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड द कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। और ये लेंथी डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉलोइंग फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके की पॉइंटों की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमें आता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट। देखिए यहाँ पे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसमें क्या बनाया गया, इस अधिनियम के अनुसार जो भी अखिल भारतीय संघ स्थापना की गई, इसमें 11, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपका, ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने थे, लगभग 54, यहाँ पे देखिए फॉर सेंटर भी 59 आइटम्स थे, प्रोविंसेस लिस्ट में 54 आइटम्स थे। इसमें क्या बनाया गया, 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरियों और उनकी छोटी छोटी जो भी देसी रियासत थी उनको मिलाकर यहाँ पे एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन में आपको पॉइंट याद रखने हैं, 11 जो थी वो तो आपकी ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब है जो ब्रिटिश लोगों के पास थे जगह, जैसे कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई,
ठीक है, मद्रास तो चेन्नई, सॉरी, मद्रास, मुंबई और आपका उड़ीसा, दिल्ली, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, ये जितने भी प्रोविंसेस थे वो 11 ब्रिटिश के पास थे। बाकी कुछ 6 कमिश्नरियों के पास थे। कमिश्नरीज मीन्स जैसे बाहर के जो भी यहाँ पे लोग रह रहे थे, जैसे डच हो गया या फिर अलग, और छोटी छोटी देसी रियासतें, जितनी भी देसी रियासतें थीं वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको मिला के बना दिया गया ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो भी इसमें स्वच्छ से शामिल होना चाहे वो इसमें शामिल हो सकता था। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है 2007 में कि अखिल भारतीय जो संघ है यानी ऑल इंडिया फेडरेशन है, उसमें ब्रिटिश जो शासन है, ब्रिटिश प्रांत कितने थे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए 1935 में तो ये बात लाई गई, लेकिन ये धीरे धीरे अस्तित्व में नहीं आ पाई, मतलब काफ़ी टाइम लग गया। फाइनली 1937 में, आपको ये पॉइंट याद रखना है, 1937 में ये पॉइंट क्लियर हो गया और इसकी स्थापना के लिए मोहर वगैरह जो भी हो गया, यानी फाइनली ये सभी जगह लागू कर दी गई। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स। ठीक है, जो भी पावर थी वो सेंटर और यूनिट में डिवाइड कर दी गई। इसमें यूनिट के लिए 3 लिस्ट बनाई गई, यानी कि यूनिट होगी या सेंटर होगा उसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई। पहला था फेडरल लिस्ट। फेडरल का मतलब है पूरा एक सेंटर के पास कितनी पावर होगी, तो सेंटर के पास जो आइटम्स मिले, वो आइटम्स का मतलब है स्टेट या भी जगह, वो 59 आइटम थे। प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंस के पास 54 आइटम्स थे, एंड कंकरेंट लिस्ट में फॉर बोथ, दोनों जैसे दोनों लोगों के पास 36 आइटम थे। अब आइटम्स की बात करें, जैसे इसका मतलब है अगर सेंटर चाहेगा तो 59 रूल्स ही बना सकता है। ठीक है, अगर प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि जो स्टेट है वो केवल और केवल 54 आइटम्स ही बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट की बात करें कि दोनों कितने चीज़ें कर सकते हैं, दोनों यानी कि चाहे सेंटर बनाए या फिर प्रोविंशियल यानी स्टेट बनाए, वो कितने हैं, 36 कानून ऐसे हैं जो बना सकते हैं दोनों। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, आपको भी पता है कि कुछ करंट लिस्ट हैं, कुछ आपके सेंट्रल लिस्ट हैं, कुछ प्रोविंशियल लिस्ट हैं यानी स्टेट लिस्ट हैं, जिसका यूज़ किया जाता है आपके कानून बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कृषि के ऊपर अगर कानून की बात करें तो कृषि के ऊपर कानून जो बनाता है वो स्टेट बनाता है। एक्सेप्शन, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, आप कृषि कानून के जो 3 नियम आए हैं उनको मत जोड़ने लगना, कुछ एक्सेप्शन है, उन अगर एक्सेप्शन को छोड़ दें तो बना सकते हैं। बाकी एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग सेंटर के पास पावर होती है कि वो बना सकता है। ठीक है, प्रोविंसेस यानी कि स्टेट को छोड़कर। देखिए सेकंड इसमें बोला गया, इट abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in the place। अब जो डायरची थी, ठीक है, दैद शासन था, यानी कि डायरची 2 तरफ से जो शासन होता है उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और इसके प्लेस पे आपका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको लाया गया। द प्रोविंस वर अलाउड टू एक्ट एज द ऑटोनोमस यूनिट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर। Moreover, the act introduced responsible government in provinces, that is, the governor was required to act with the advice of minister responsible of provincial legislature. This came into effect 1937 and was discontinued in 1939. In 1937 में आया, लेकिन इसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया 1939 में। आपको मैंने बताया इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, यानी कि इसमें ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2004 के IAS एग्ज़ाम में। इसमें क्या हुआ, दैद शासन की प्रणाली कब ख़त्म कर दी गई, इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। अब ये कब किया गया, आपको 1937 में लागू किया गया था, लेकिन 1939 में ये बंद भी कर दिया गया। दैद शासन फिर से आ गया 1939 में, ऐसा आप कह सकते हैं। इसमें जो भी जैसे रक्षा के जो भी मामले हैं, जैसे रक्षा के मामले हैं, जैसे प्रतिरक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, धार्मिक मामले हो गए, जनजाति क्षेत्र हो गए, वो किसको दे दिया गया, वो सारी चीज़ें, ठीक है, प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से ले सकता था। यानी जो भी निर्णय लेने थे अकॉर्डिंग या ऑन द डिफेंस यानी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इन सभी पे जो भी निर्णय लेने थे वो गवर्नर जनरल लेगा, लेकिन अपनी
अपनी परिषद की सहायता से, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अपनी परिषद की सहायता से करता था, सिर्फ अपना उत्तरदायित्व उसका नहीं था। आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं हम, इसे नोट करते हुए। देखिए थर्ड पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरची एट द सेंटर, consequently the federal subject were divided into reserved subject and transferred subject. However, this provinces of act did not come into operation at all. इसका मतलब हुआ कि उस समय जो भी सेंट्रल में डायरची लाई गई थी, यानी कि डायरची तो वैसे ख़त्म हो गई, सारी डायरची सेंट्रल में आ गई, लेकिन साथ ही साथ में जो भी सब्जेक्ट थे, यानी कि जो भी कानून बनाने के जो रूल थे, उनको दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया, एक रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, किस पर डायरेक्ट बनाए जा सकते हैं, किस पर सजेशन चाहिए अपनी कमेटी का या काउंसिल का, इस टाइप से जो भी सजेशन होंगे वो आपके माने जाएंगे। लेकिन ये जो रूल है ये ऑपरेशन हुआ ही नहीं, एक तरीके से मान सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, दिस प्रोविजन ऑफ एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। चौथा पॉइंट देखिए, it introduced the bicameralism in 6 out of 11 provinces. Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces were the made bicameral consisting of Legislative Council, Upper House and Legislative Assembly, Lower House. जैसा आपको पता है आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आज के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि कुछ ही स्टेटों के पास अपनी स्टेट काउंसिल है, ठीक है, लेजिस्लेचर काउंसिल या जिसे बोलते हैं अपर हाउस है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब जैसे अगर बात करें तो बंगाल के पास, बॉम्बे के पास, मद्रास के पास, बिहार के पास, असम के पास, और यूनाइटेड प्रोविंसेस का मतलब है उत्तर प्रदेश, उस समय के यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, उत्तर प्रदेश था, बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, ठीक है, ये सब क्या कहलाते थे, यूनाइटेड प्रोविंस कहलाते थे। तो इन 6 में क्या था, यानी बंगाल, बिहार, मद्रास, असम और आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो इनमें क्या हुआ, इनमें बाई कैमरल कंसिस्टिंग लाया गया है, यानी कि बाई कैमरल का मतलब है इसमें भी एक अपनी काउंसिल होगी, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में एक काउंसिल होती है, अपर हाउस होता है, जिसको हम बोलते हैं, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ यानी स्टेट में क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जिसको बोला जाएगा अपर हाउस, यानी कि स्टेट की अगर बात करें अपर हाउस तो क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और स्टेट में अगर लोअर हाउस की बात करें तो क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बाकी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन देम, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। Five point, it further extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed classes, scheduled caste, women and labor workers. देखिए यहाँ पे जो भी आपका इलेक्टोरेट था उसको आगे और बढ़ा दिया गया, यानी कि वुमेंस के लिए अलग, लेबर जो वर्कर थे उनके लिए अलग, और शेड्यूल कास्ट थे उनके लिए अलग बना दिए, कि प्रोसीजर में क्या किया गया, उनको आगे और एक्सटेंड कर दिया गया। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जो 1858 में बनाया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको ख़त्म कर दिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइज़र, और इसमें जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, यानी कि एक काउंसिल बनी हुई थी इंडिया में, उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसकी जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइज़र्स। उसमें सेक्रेटरी जो था उसी को वो टीम प्रोवाइड करा दी गई, यानी कि काउंसिल को जितनी भी टीम थी वो किसको प्रोवाइड करा दी गई, सेक्रेटरी को प्रोवाइड करा दी गई। ठीक है, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज को इसने एक्सटेंड किया। अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट्स, और लगभग 10% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, यानी कि टोटल इंडिया की पॉपुलेशन, उसको वोटिंग राइट्स मिल गए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट्स। 8 पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और यहीं से आपका लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है आपको याद रखना है, इसमें की पॉइंट क्या है, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कंट्रोल है या इस्टेब्लिशमेंट है कब हुआ, ठीक है, वो आपका किस एक्ट के थ्रू हुआ, वो आपको याद रखना है। आपको एक्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। It provided for the establishment of, if not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces। इसमें क्या हुआ, एक फेडरल पब्लिक कमीशन तो था ही था, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल के लिए जो रिक्रूटमेंट करेगा, उसके साथ ही जो स्टेट के लिए एक सर्विस कमीशन है वो उसको बोला गया प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको लिए बोला गया, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया जो 2 या 2 से अधिक प्रोविंसेस के लिए रिक्रूट कर सकता है, यानी रिक्रूटमेंट अगर चाहिए होगा तो वो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक साथ ही रिक्रूट कर सकता है। इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, और यहाँ पे एक कोर्ट की स्थापना की गई जिससे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, विच वॉज सेटअप इन 1937, जिसको सेटअप किया गया 1937 में, ठीक है। अब हम आए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो कि एम लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट है। उससे पहले हम कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे 1937 का प्रांतीय चुनाव देख लेते हैं, अगस्त प्रस्ताव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, 1946 का प्रस्ताव उसको भी देख लेते हैं, फिर 1947 पे आएंगे। ये 3 चीज़ें पढ़ने के बाद हम 1947 पे आएंगे। अगर हम यहाँ पे देखिए 1937 की बात करें तो 1937 में एक प्रांतीय चुनाव हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1937, वेट जस्ट अ मिनट, 1937 इनको क्या हो गया है। तो प्रांतीय चुनावों की बात करें तो 1935 के अधीन फरवरी 1937 में, ठीक है, 11 प्रांतों में प्रांतीय विधान मंडलों में चुनाव कराया गया, ठीक है। कितने थे आपको याद नहीं है, 11 प्रांतीय विधान मंडल थे। चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली, वो तो मिलनी ही थी, ठीक है। इसमें कुल 1585 सीटों के लिए मतदान हुआ, 1585 सीटें थी, 1585 सीटें थी, 1585 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 711 सीटें, ठीक है, 711 सीटें तो केवल किसने जीत ली, आपके जिसमें 5 प्रांत हैं, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और संयुक्त प्रांत, इसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, ठीक है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं, दूसरा है हमारे पास 1940, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1940 में आ गया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो इसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र से जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया उसको हटाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिथिन, यहाँ पे देखिए लॉर्ड लिथिनगो, ठीक है, लिथिको, ये वायसराय थे उस समय के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव भेजा जिसको अगस्त प्रस्ताव बोला गया। इस प्रस्ताव में क्या क्या आ गया था, गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका होगी, यानी कि जो जहाँ पे काम कर रहे होंगे उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, और एक युद्ध सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा। भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार, और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। देखिए उस समय यहाँ पे 1940 है, इसका मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 चल रहा है, तो वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, उन्होंने जैसे बोला कि यहाँ पे जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वैसे ही यहाँ पे संविधान बनाने के लिए एक आयोग गठित कर दिया जाएगा। फिर से वही बात बोल दी गई। अब क्या हुआ, ना तो इसमें कांग्रेस खुश हुए ना तो इसमें मुस्लिम लीग खुश हुए, दोनों लोग खुश नहीं हुए, और दोनों लोग स्वतंत्र भारत में कम से कम समझौता चाहती थी, यानी कि भैया हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें तो आज़ादी चाहिए, वरना फिर तुम 1927 की तरह 1919 की तरह कर दोगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। और मुस्लिम लीग अपने पे जुटा हुआ, भैया हम तो अलग प्रोविंस चाहेंगे, हम तो चाहेंगे पाकिस्तान, और जब तक पाकिस्तान मिलेगा नहीं हम तो किसी भी प्रस्ताव को नहीं मानेंगे,
ठीक है, जब तक कि आप ऐसा प्रस्ताव नहीं ले आते जिसमें क्या हो, जिसमें अलग पाकिस्तान की डिमांड हो, ऐसा प्रस्ताव लाओ तभी हम मानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें ही कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, ठीक है, युद्ध से अपने आप को अलग साबित करने के लिए कि हाँ हम युद्ध से अलग हैं, यानी वर्ल्ड वार 2 में हमारा इंडियन कोई भी नहीं है, इससे अलग करने के लिए इन्होंने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू कर दिया। देखिए, इसमें जो सोच थी वो गांधी जी की थी, ठीक है, लेकिन इसमें गांधी जी इन्वॉल्व नहीं थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन सोच गांधी जी की थी। इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। इसके 2 इम्पोर्टेंट लीडर आपके आते हैं, एक तो है आचार्य विनोबा भावे, दूसरे हैं आपके सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको याद रखना है, विनोबा भावे और सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। अब इसको स्टार्ट किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को, और ये पवनार आश्रम से शुरू किया गया था, आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। और इसी को दिल्ली चलो सत्याग्रह बोला जाता है। इसको बोला जाता है दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली चलो आंदोलन कब से कब तक हुआ, तो आपको याद रखना है 1940 में ये चलाया गया था। और किस में चलाया था, गांधी जी ने नहीं चलाया था, इसमें सिर्फ गांधी जी के विचार थे। चलाया किसने था, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे जी ने। ठीक है, आपको ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जितना भी लंबा वीडियो हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सारे की पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखिए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्रिप्स मिशन, आपने नाम सुना होगा, क्रिप्स मिशन 1942। अभी 1940 में हमारे पास आ गया अगस्त प्रस्ताव, अब आएगा हमारे पास क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, भारतीयों द्वारा अब जब अपनी कंपनी के लिए या लगातार लड़ाई जारी थी, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था, बहुत ज़्यादा शक्ति दिखा रहा था। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए कि अमेरिका जो जापान है, जापान कहीं ऐसा ना करे कि अमेरिका इंडिया पर कब्जा कर ले, यानी भारत पर कब्जा कर ले। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने क्या किया, भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि भाई स्वतंत्र कर दो। कहीं अगर जो इंडिया है, इंडिया जापान के कब्जे में चला गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब भाई भारतीयों से भी बड़ा दबाव आ रहा था कि भाई हमें आज़ाद करो। अब जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कहते विंस्टन चर्चिल, उस समय उन्होंने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स याद रखना, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये कौन थे, उस समय के मंत्रिमंडल थे, युद्ध मंत्रिमंडल। ठीक है, युद्ध मंत्रिमंडल थे। उन्होंने 23 मार्च 1942 को उन्हें दिल्ली भेजा गया। कब भेजा गया, 23 मार्च 1942 को भेजा गया दिल्ली। इनको दिल्ली भेजा गया और दिल्ली भेज कर इन्होंने फाइंड किया, और उस समय इन्होंने बात की पंडित जवाहरलाल नेहरू से, मौलाना आज़ाद से। ठीक है, मौलाना अबुल आज़ाद। और 30 मार्च 1942 को इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव में क्या क्या पॉइंट है, आपको ध्यान से सुनिए, कि बोले कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, संविधान रचना के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जैसे ही युद्ध खत्म, संविधान सभा के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और प्रांतों के लिए संविधान को स्वीकार करने के लिए अलग संविधान की स्वतंत्रता होगी, यानी कि जो चाहे वो वैसा संविधान स्वीकार कर सकता है या अपना संविधान बना सकता है। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, और मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने की स्वतंत्रता होगी। उन्होंने बोल दिया कोई प्रोविंस अलग रह सकता है, अपना संविधान बना सकता है, और मुस्लिम लीग चाहे तो भारत में आ सकती है या अपने जो भी मर्जी चाहे वो करे। ठीक है, लेकिन अब भाई कांग्रेस कैसे मान ले, कांग्रेस चाहती है एक भारत। ठीक है, अब टुकड़ों में नहीं बांटना चाहती है, लेकिन इसमें जिन्ना जी बड़े खुश हो गए, बोले अब तो हमारी मांगे पूरी हो गई, हम तो विभाजन हो गया। गांधी जी ने प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, और कांग्रेस ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने इसी प्रस्ताव को, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को बोला था बाद की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक।
इसका मतलब है अभी हुआ नहीं है, लेकिन चेक बाद का भेजा जा रहा है। इसको बोला था बाद की तिथि का चेक। गांधी जी के शब्दों में जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक वो बोला, यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, यानी एक ऐसी बैंक जो डूबने वाली है, ठीक है, वो चेक जारी कर रही है, तो ऐसे चेक का फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। इस प्रस्ताव का कई सारे नाम दिए गए और इसे पट्टाभी सीतारामैया जी ने इसे बोला था अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र, ठीक है। यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में आप कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, वो इम्पोर्टेंट जानकारी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ 1942 में ही, ठीक है, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया, ठीक है, फेल होने के बाद वापस आ गए जी क्रिप्स जी, यहाँ पे स्टेफोर्ड क्रिप्स जी वापस आ गए, ठीक है, युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे सर क्रिप्स, तो वापस आए। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उन्होंने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, इसका प्रस्ताव पारित कर दिया। और इसी प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942, आपको याद रखना 1942 में हुआ। और इसके जो लीडर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और उन्होंने इस आंदोलन को छेड़ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसी ड्यूरेशन में, इसी ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, आपको याद रखना है, करो या मरो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका आता है, इसी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगस्त क्रांति, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अगस्त में हुआ था, इसीलिए बोला जाता है इसको अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति और अगस्त प्रस्ताव अलग अलग है, ठीक है, आपको इन बातों पे बहुत ध्यान देना है। अब आपका आएगा कैबिनेट मिशन जो कि 1946 है, उसके बाद आएगा आपका अंतरिम सरकार का गठन और फिर आएगा हमारे पास सीधे माउंटबेटन योजना, यानी कि भारत छोड़ने के लिए, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इसमें क्या हुआ, इसमें जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया उस समय ब्रिटेन में क्या हुआ, सत्ता पलट गई। सत्ता पलटने का मतलब इसमें लेबर पार्टी के जो नेता थे सर क्लीमेट एटली, इनकी सरकार बन गई। अब इनकी सरकार बन गई, अब ये थोड़े अच्छे थे, ठीक है, ये अच्छे थे क्योंकि ये लेबर पार्टी के आदमी है, लेबर आदमी है, लेबर की बात तो सुनेंगे। अब लेबर आदमी मतलब लेबर पार्टी के नेता, बुरा ना मानिएगा, सर क्लीमेट एटली जी है। अब इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, स्वतंत्र होंगे। और उन्होंने इसके लिए कैबिनेट में एक 3 सदस्यीय मिशन, स्टेफोर्ड क्रिप्स यानी जो क्रिप्स मिशन देखा था, लॉर्ड फॉरेंस इनको सचिव बनाया गया और AB अलेक्जेंडर यानी नौसेना मंत्री, इन्हें क्या बनाया गया, एक कैबिनेट में मिक्स किया गया, कैबिनेट बना दी गई और इसको भेज दिया गया भारत के लिए, और इसको ही कैबिनेट मिशन बोला जाता है। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे ये आपको याद रखना है, कौन कौन था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ठीक है, इन लोगों को भेज दिया गया। अब ये क्या करने, संविधान सभा का गठन करने आए थे, ठीक है, और सामान्यतः इन्होंने बोला 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा, इन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। ये आप याद रखना 1946 में क्रिप्स मिशन में क्या क्या हुआ था। और इन्होंने संविधान सभा की कुल संख्या जो है 389 निश्चित की, इन्होंने ही, ठीक है, याद रखना। कैबिनेट मिशन में ही जो भी कुल सदस्य संख्या थी वो 389 यानी कि 90 तक 190 में से एक कम 389 निश्चित की गई, जिसमें से 292 होंगी ब्रिटिश की, देसी रियासतें होंगी 93 और चीफ कमिश्नर के क्षेत्र जो होंगे वो 4 होंगे। चीफ कमिश्नर स्टेट यूनियन टेरेटरी बोल सकते हैं इसको हम। इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर जिसको हम बोलते हैं आपका माउंटबेटन योजना, और उसके बाद हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे, यानी इंडिया को आज़ाद करा के ही मानेंगे, चाहे जितनी बड़ी जीत हो जाए। तो आज़ाद कराने के लिए अब माउंटबेटन योजना के अकॉर्डिंग देखिए ध्यान से, कुछ जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब सरकार को लगने लगा भाई अब भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा, यानी अब ऐसे गुलाम बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, और जिसमें भीषण जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए,
संविधान सभा की प्रथम बैठक के अनुपस्थित रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय एकता को बनाए रखना अब संभव नहीं है। अब 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा कर दी गई कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उस समय लॉर्ड माउंटन बेटन उस समय के उनको वायसराय के रूप में भारत भेजा गया और भारत आकर इन्होंने 3 जून 1948, ठीक है आपको याद रखना है, 3 जून 1947 को अपनी एक नीति विषय बयान जारी किया जिसे 3 जून योजना बोला जाता है या जिसे माउंट बैटन योजना भी बोला जाता है। इसमें क्या किया, इस योजना की पुष्टि के लिए JB कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस नीति की जो बैठक दिल्ली में कराई गई। ठीक है, इसमें कई सारे नेता थे, मौलाना अबुल कलाम, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और ने उनका समर्थन किया, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन का समर्थन किया। ठीक है, अब आता है हमारे पास भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसी में आपको हम समझा देते हैं 1947 में क्या हुआ। 4 जुलाई 1947, अभी देखिए जून में थे, जून में आया माउंटबेटन जी आए, इनकी योजना आ गई जिन्होंने बात की, फिर उसके बाद 4 जुलाई आ गई। ठीक है, 4 जुलाई। अब 4 जुलाई 1947 को फिर से क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में आए और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा एक विधेयक पेश किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति यानी कि मिल गई, ये पार्लियामेंट में पारित हो गया। कब हो गया, 15 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। अब इसमें क्या हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा, अब सभी को पता था, देखिए जैसे ही भारत आज़ाद होगा कई सारे दंगे होंगे, सभी को पता था, माउंटबेटन को भी पता था। तो अंग्रेज चाहते थे कि हम पे कोई भी दबाव ना आए, यानी हमारा कहीं भी नाम ना आए, इसके लिए उन्होंने क्या बनाई, योजना बनाई और उन्होंने जल्द से जल्द, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी क्या करें, देश को आज़ाद कर दें, जिससे कोई भी जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो ब्रिटिशर्स पे ना आए। हम तो कह देंगे कि हमने देश को आज़ाद किया है और आप देखिए, आप झेलिए। ठीक है, और वो चाहते भी थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दंगे हों, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल एक उनकी नीति रही है कि फूट डालो और राज करो। इस तरह से 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य पाकिस्तान और भारत की स्थापना कर दी जाएगी। ठीक है, कब, 15 अगस्त 1947 को ये बात तय हो गई। अब इसकी डेट के ऊपर, ये डेट उन्होंने क्यों बना दी, इसके ऊपर मैं छोटा सा एक लेक्चर दे दूंगा बहुत अच्छा सा, इसमें आपको बता दूंगा कि 1948 की डेट 15 अगस्त 1947 कैसे कर दी गई। ठीक है, इसके ऊपर लेक्चर मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से क्या कर दी गई, 1935 का जो एक्ट था उनके अकॉर्डिंग देसी रियासतें या जो 1935 का एक्ट आया था वो ही सारे एक्ट क्या किए जाएंगे, तब तक लागू किए जाएंगे जब तक कि हमारे पास कोई अपना संविधान नहीं मिल जाता। ठीक है, इस तरह से 15 अगस्त से 26 जनवरी 1950 तक जो है राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश जो डोमिनियन स्टेट का था, यानी इंडिया के पास अगर देखें तो इंडिया 1950 तक पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी तो हमें मिल गई थी, लेकिन हम अभी डोमिनियन स्टेट थे। ठीक है, एक अंडर द ब्रिटिशर्स, यानी कि अभी भी हमारे जो देश की रक्षा करने का जो काम था वो किसका था, ब्रिटिशर्स का था, जब तक कि हमें अपना संविधान नहीं मिल गया। जैसे ही हमें अपना संविधान मिला, हमने उसमें वर्ड जोड़ा सॉवरेन, मतलब अब हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, हम पे कोई भी ऊपर प्रेशर नहीं। ठीक है, लेकिन उससे पहले तक हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा हमें प्राप्त था। तो आई होप आप यहाँ तक पूरी बात समझ पाए होंगे। चलिए हम चलते हैं लक्ष्मीकांत की पॉइंट पर। तो इसमें देखिए क्या रखा है, ऑन फरवरी 1947 फरवरी में द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी एंडेड बाई जून 30, 1948। ठीक है, मैंने बाकी बातें आपको बता दी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे वो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखिए, सॉवरेन स्टेट कर दिया गया, इंडिया को अलग कर दिया गया 15 अगस्त 1947। ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गया और जो भी ब्रिटिशर्स किंग थे और उस समय के 1947 में आज़ाद तो हो गए, बाकी बोला ना कंट्रोल अभी भी किसका था, लगभग कंट्रोल किसका था, यानी कि रक्षा करने का अधिकार किसके पास था, वो किसके, अंग्रेज़ों के पास था उस समय। इसलिए वायसराय कौन बने रहे, माउंटबेटन, आपको याद रखना है। और माउंटबेटन क्या बने रहे, हमारे वायसराय बने रहे।
जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें, बाकी सारे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। और इस तरह से सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि फ़र्स्ट यूनिट आपकी ख़त्म हो जाती है। सेकंड यूनिट हम जो शुरू करेंगे तो उससे पहले देखेंगे कि जब आपका देश आज़ाद हुआ था या देश 1947 में किसके पास कौन सी प्रोविंस थी, यानी कि किसके पास कौन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। आई होप आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।